सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे टॉपिक्स अपने सारे सब्जेक्ट्स के, विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। सारे ही सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक बिल्कुल ही स्क्रैच से, ताकि आपको 11th क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे किसी भी टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, है ना। इस वजह से अपन बिल्कुल ही बेस से सारी चीजें पढ़ रहे हैं और वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको आगे चल के भी काम आने वाली है, प्लस जो 11th में तो काम आएगी ही आएगी। ठीक है, अभी हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं हमारा 11th में इकोनॉमिक्स पार्ट। इकोनॉमिक्स में भी दो पार्ट्स हैं, है ना। मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता दे रहा हूं, दो पार्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी फिलहाल में मैं माइक्रो वाला पार्ट पहले कंप्लीट करा रहा हूं, एटलीस्ट 4-5 चैप्टर्स इसके कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन स्टैट्स पे आएंगे, बिकॉज स्टैट्स इतना बड़ा कोई खास टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है। स्टैट्स का ऐसा रहेगा कि मैं एक बार में जो पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो फटाफट पूरा स्टैटिस्टिक्स निपटाता चला जाऊंगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, विच इज अवर चैप्टर नंबर 2, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें तो अपन ने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 2-3 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बन चुकी है। हमने पढ़ा यूटिलिटी, हमने पढ़ा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, और भी कई सारी चीजें हमने पढ़ी, उसके बीच में डिफरेंसेस पढ़े, रिलेशनशिप पढ़ी हमने, TUMU की कैसे निकलता है, क्या होता है, कैसे काम होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया मैंने आपको, पूरा क्वेश्चन उसका कंप्लीट कराया कि सर क्या स्टेटमेंट लिखनी है, क्या कैसे शेड्यूल बनाना है, कैसे ग्राफ बनाना है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन लिखाएगी और क्या क्या उसके असम्पशंस थे। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अपन इसके आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। आगे वाले टॉपिक्स इन द सेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो इस चैप्टर है उसी के अंदर एक पूरा पार्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या सारी चीजें, ये वाले टॉपिक्स अपने को इस वाले पूरे वीडियो में कवर करना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज ये थोड़े से बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, टिपिकल टॉपिक है समझने के लिए, है ना। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही टिपिकल है जैसे मैंने बताई थी, बट मैं उसको बहुत आसान तरीके से और जितना मेरे से हो सक रहा है उतना क्लैरिफाई करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब समझना आपके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी पेन उठाओ और लिखो हेडिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बात करें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो ये दो चीजों से मिलके बना है। ये पूरा जो टॉपिक है ये दो टॉपिक से मिलके बना है, विच इज कंज्यूमर्स एंड द सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। बेसिकली कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स आर दोज पीपल दोज हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। ये अपन ने पहले वाले वीडियो में भी समझा चुका हूं। और इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वो जो कंज्यूमर है वो अपने बेस्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है, वो वहां से चेंज नहीं होना चाह रहा है। ठीक है, अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर अपना बेस्ट दे रहा है, मतलब अपना जितना भी खर्चा वो कर रहा है उससे उसको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या उसके बराबर का जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर अभी भी समझ नहीं आया तो अपन इसको एक उससे समझते हैं, एक एग्जांपल से। सपोज मान के चलो कि एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए कोई चीज खरीद रहा है जिसका प्राइस जो है वो 10 रुपए है। तो उसने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट तक खरीदा, 6 यूनिट का 10 रुपए प्राइस। लेकिन उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है उससे क्या वो सेम मिलेगी? नहीं सर, सेम नहीं मिल सकती। अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग में मिलेगी, पहले में 20 मिली, दूसरे में 15 मिली, तीसरे में 11 मिली, फिर सर 7 मिली, फिर 5 मिली, फिर 0 हो गई और हो सकता है शायद एक और खरीदेगा तो -6 हो जाए, माइनस में भी चली जाए। तो कैसी मिल रही है? घटते क्रम में मिल रही है। अब ऐसा कोई सिचुएशन आएगी, इसको 11 को अपन 10 मिल लेते हैं। तो अब यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर
उसका प्राइस और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि अभी हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो हमने ऑर्डिनल अप्रोच में क्या पढ़ा है, 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 यूटिल्स, है ना। ये पढ़ाया था अपन ने पहली वाली वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच में अपन लोग यूटिल्स को काय में नापते हैं, नंबर्स में नापते हैं, कार्डिनल अप्रोच में। ऑर्डिनल अप्रोच जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें काय में नापेंगे सर, रैंक्स में नापेंगे। अभी हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो कार्डिनल अप्रोच में हम ये मान के चलते हैं कि 1 रुपी इक्वल्स टू 1 यूटिल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, ये ऐसा कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, अपन मान के चल रहे हैं इसे, ठीक है। ऐसा मतलब सभी मान के चलते हैं, बट ऐसा रियल में नहीं होता। तो अब सर जब मैं 10 रुपये, वो जो मिस्टर ए है, जब वो 10 रुपए खर्च कर रहा था, पहला 10 रुपए उसने खर्च करा था, तो उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। उसका जो पैसा उसने खर्च करा और उसका जो सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, वो क्या बराबर पे? नहीं सर, बराबर पे नहीं, उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। मतलब वो क्या करेगा, खर्चा करता रहेगा। सेकंड पे आए, फिर उसने खर्चा करा, कम हुआ लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि उसके प्राइस के बराबर हो जाए, तो अभी भी वो खर्चा करता रहेगा। तीसरे पे आए, अब उसका जो प्राइस और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर हो गया। अब क्योंकि दोनों चीज बराबर हो गई, तो ये कौन सी सिचुएशन कहलाएगी सर, ये सिचुएशन कहलाएगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। और इसके नीचे वाली ये सारी सिचुएशन सर, ये सारी सिचुएशंस होती हैं बेटा नॉन इक्विलिब्रियम की या डिसइक्विलिब्रियम की, कि यहाँ पर कंज्यूमर जितना पैसा खर्च कर रहा है, या तो उससे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या फिर उससे कम उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब वो डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है। डिसइक्विलिब्रियम मतलब कि जितना पैसा उसने खर्च करा है उतना सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल पा रहा, दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब समझ आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? Consumer equilibrium is a situation where a consumer spends money in such a manner that the satisfaction derived from that commodity should be equals to the money spending. ठीक है, जो भी पैसा खर्च कर रहा है कस्टमर, वो पैसा इस तरीके से खर्च करे कि जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होके आ रहा है उस पर्टिकुलर चीज से या उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज से, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो पैसा उसने खर्च करा उसके बराबर होना चाहिए। दैट पोजीशन इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर है? क्लियर हो गई ये बात पूरी, अच्छे से समझ आया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं सर हम? तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एट अ टाइम ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड एट द टाइम ऑफ डबल कमोडिटी या टू कमोडिटीज, ट्रिपल या और भी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 10, 12, है ना। क्योंकि भाई एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है, जैसे आप और मैं हूं, हम सब रैशनल कंज्यूमर्स हैं, तो जरूरी थोड़ी कि मैं एक ही चीज यूज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये पेन ही यूज कर रहा हूँ। भाई मैंने कपड़े भी तो यूज करे, इससे भी तो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मैं ये कैमरा यूज कर रहा हूँ, ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूँ, ये पेन यूज कर रहा हूँ, मेरे नोट्स यूज कर रहा हूँ, ये तो यहीं की चीजें होंगी। फिर खाना खाऊंगा तो वो भी तो यूज हो रहा है, भाई मैं गाड़ी से जा रहा हूँ वो भी तो यूज हो रही, वो भी तो अलग अलग कमोडिटीज है ना। तो ये फिर कहलाता है टू और मोर देन टू कमोडिटीज। अभी फिलहाल में अपन लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी क्या है? सिंगल कमोडिटी ये दिख रहा है आपको, ये सिंगल कमोडिटी ही तो है ना। उप्स माय पेन गॉट लीक्ड। ये जो है ये क्या है? ये सिंगल कमोडिटी तो है। ये सिंगल कमोडिटी तो समझ आ रहा है सर कि एक प्राइस खर्च हो रहा है, मतलब एक कोई चीज खरीदा रही है, एक कोई प्रोडक्ट खरीदा रहा है, एक कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा रही है, और उसके बदले में हमें कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, ये हम देख रहे हैं। दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी। ध्यान रखना, जब भी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब कब आ सकता है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको हमेशा प्राइस गिवन होना चाहिए, आपको हमेशा प्राइस गिवन होना चाहिए। दूसरा, आपने जो सेटिस्फेक्शन लिया है उस कमोडिटी से, उसकी यूटिलिटी आपको पता होनी चाहिए, मतलब आप किस यूनिट पर कितने यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, ठीक। भाई आपके लिए हो सकता है यूटिलिटी कुछ और हो, मेरे लिए यूटिलिटी कुछ और हो। भाई 12th की बुक्स आपके लिए अभी वो जीरो सेटिस्फेक्शन देंगी, क्योंकि अभी आप 12th में आए नहीं हो, अभी तो आप 11th पढ़ रहे हो। बट मुझे वो 12th की बुक्स ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, क्योंकि आपके बाद मेरे को एक 12th की वीडियो भी बनानी है, 12th का बैच भी लगाना है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली होती है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी सबकी अलग अलग होती है और प्राइस जो है वो सेम रहेगा एक सिंगल कमोडिटी के अंदर। अब देखते हैं अपन इसको एक तरीके से, पूरी चीजें मैं लिख देता हूं एक स्लाइड पे, उस स्लाइड पे सारी चीजें लिख के और फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जल्दी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको समझ आया ही होगा, जल्दी से हेडिंग डालो इन अ सिंगल कमोडिटी, और ये रही आपके सामने वो दूसरी वाली क्लिप जिसके सामने आपको सारी चीजें लिखी मिलेगी। तो बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी, तो सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ सिंगल कमोडिटी क्या बोल रहा है वो, इफ अ कंज्यूमर परचेज अ सिंगल कमोडिटी एट अ सेम प्राइस, अगर एक कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी खरीद रहा है एक सेम प्राइस पर, प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहा है, देन he or she will be at a equilibrium। उसके बाद अगर कोई एक कंज्यूमर एक सेम प्राइस पर कोई कमोडिटी खरीद रहा है तो he और she, वो कोई भी व्यक्ति हो या लड़की व्हाटएवर जो भी है, वो कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, when, वो कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, when price of that commodity matches its satisfaction level। वो कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, जब उस कमोडिटी का प्राइस उसके सेटिस्फेक्शन लेवल से मैच करेगा, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ सिंगल कमोडिटी। एक सिंगल कमोडिटी पर इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आती है, एक सिंगल कमोडिटी पर इक्विलिब्रियम पोजीशन उस समय आती है सर जब उस कमोडिटी का प्राइस और उस कमोडिटी का जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, मतलब सेटिस्फेक्शन देने का जो तरीका है, वो दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, जब उसका प्राइस और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, तो जब उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगी तब वो पोजीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी सर। ठीक है, हम ये समझ गए। अगर आप उसको फॉर्मूले वाइज लिखो तो px mux या mux px, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी शुड बी इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ दैट x कमोडिटी, मतलब जब उस x कमोडिटी का, x कमोडिटी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, तो अपन ने कोई नाम ना लिखते हुए उस कमोडिटी का नाम लिख दिया x, जब मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की उसके प्राइस के बराबर हो जाएगी तब वो पोजीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी इन अ सिंगल कमोडिटी, तब वो पोजीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी इन अ सिंगल कमोडिटी। चलिए सर देखते हैं इसको एक शेड्यूल और एक ग्राफ की मदद से, है ना, फिर अपन इसके ऑब्जर्वेशन और फिर आगे वाला टॉपिक। एक बंदा है जिसने एक यूनिट खरीदे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 6 यूनिट खरीदे हैं कोई चीज के, जिसका प्राइस हमेशा से सेम है 10 रुपए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोर्स सी बात है सर, 100 बार बता चुके हो आपकी, हमेशा डिमिनिशिंग रहेगी, कुछ भी हो सकती है। तो पहले वाला जब उसने यूनिट खरीदा तो 20 की यूटिलिटी मिली, ठीक है। तो देखो अब क्या इसका प्राइस इसके एमयू के बराबर है, क्या प्राइस एमयू के बराबर है, नहीं सर बराबर नहीं है। ये कैसा है सर, इसका एमयू जो है यहाँ पर MUX इज ग्रेटर देन PX, इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूं क्या, कैसे ही लिख लो तो सब बराबर ही रहता है ना। तो अपन मैं इसको भी लिख दे रहा हूं MUX शुड बी इक्वल्स टू PX। तो क्या सर यहाँ MUX PX के बराबर है, नहीं सर, MUX जो है वो बड़ा है PX से। दूसरा वाला देखो, यहाँ देखो, यहाँ है क्या, नहीं सर, यहाँ भी MUX जो है वो PX से बड़ा है सर, क्योंकि दिख रहा है MUX जो है वो PX से बड़ा। यहाँ देखो तीसरे वाले में सर, यहाँ पर MUX जो है कमोडिटी का वो PX के बिल्कुल ही बराबर है, मतलब प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल इन दिस पोजीशन। तो क्या मैं तीसरी वाली पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। फिर नीचे आओ तो यहाँ पे MUX इज लेस देन PX, MUX PX से कम हो गया, सेम यहाँ पर भी हुआ और सेम यहाँ पर भी हुआ सर, है ना। प्राइस से उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या रही, कम रही सर। तो रिमार्क में हमें देखने को मिला कि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली और ये वाली जो कंडीशन है, ये डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कौन सी है ये, डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये वाली भी डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर MUX जो है वो PX से या तो छोटा है और या तो बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है यहाँ पर छोटा है, दोनों बराबर नहीं है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी में कब आता है, जब MUX PX के बराबर हो। यही उसका स्टेटमेंट भी है और यही उसका फॉर्मूला भी आप कह सकते हो, है ना।
तो क्योंकि सर ये ऐसा सिर्फ एक ही जगह हो रहा है विच इज ऑन द थर्ड यूनिट, सो ये जो थर्ड यूनिट है कैन बी कंसीडर्ड एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दैट कंज्यूमर, कि तीसरे यूनिट पे जाके जब उसने तीसरी यूनिट खरीदी होगी वो क्या हो गया होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया होगा। मतलब अब अगर इससे ज्यादा वो कंज्यूम करता है तो भैया उसको नुकसान है, और इसके ऊपर अगर वो था, मतलब यहां अगर था, तो उसके मन में चाह अभी भी बची हुई थी कि नहीं मुझे और भी ज्यादा कंज्यूम करना है क्योंकि मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं। दिस इज द सेटिस्फेक्शन पोजीशन ऑफ दैट कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के हिसाब से कंज्यूमर कब सेटिस्फाइड होगा, या कब वो अपने मतलब कोई भी चीज अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो कब तृप्त हो जाएगा, जब उसका प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर रहेगा इन अ सिंगल कमोडिटी। इसको सर एक ग्राफ की मदद से भी देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, है ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हो गया सर। मार्जिनल यूटिलिटी का जैसे मैंने कर्व बनाया, साथ में मेरे को ये इसका भी प्राइस का भी कर्व बनाना पड़ेगा, तो उन प्राइस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको दे भी देता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी यूनिट, है ना, 6 यूनिट तक अपन ने कंज्यूम कराया। यहाँ पे भी अपन दे देते हैं 10, यहाँ पे दे देते हैं 20, 30, 40, 50 और 60, है ना। कायदे से तो देना चाहिए अपने को 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ देना था, बट ठीक है चलो दे दूंगा, वैसे ही वाले कर दो, कंफ्यूज नहीं हो गए। और इसको भी नीचे बस, इसको भी नीचे लाना पड़ेगा, -5 हमने यहाँ रख दिया, -5 यहाँ दे देते हैं, -3 यहाँ दे देते हैं 0, है ना। इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं, 3, 6, 9, ओहो, चलो 3 का गैप ले यार, कितने कितने का ले यार गैप, मेरे को 10 तक लेके जाना है। चलो 2 का ही ले लेते हैं, 2, ये गैप को छोटा कर देते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये वाला 20 से स्टार्ट हुआ है ना। अब ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से समझ लेना, ये 10 है, 10 पे क्या बनेगी सर, प्राइस लाइन बनेगी। ये क्या बन गई, प्राइस लाइन बन गई सर। प्राइस लाइन मतलब ये जो प्राइस लाइन है बनानी पड़ेगी ना भाई, तो आप पहली कमोडिटी खरीदो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कोई सी भी खरीदो, प्राइस लाइन तो सेम रहेगी। तो हमने प्राइस लाइन बना दी, हमने एमयू कर्व बना दिया, हमने ग्राफ बना दिया, आप थोड़ा सा अच्छे से बना लो, क्लियर है। अब जब हमने ये सब बनाया तो हमने देखा क्या कि एक ऐसा पॉइंट आया सर जहां पर ये दोनों प्राइस लाइन और हमारा एमयू कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे। हमारा एमयू कर्व और हमारी प्राइस लाइन जो है वो क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। इससे ऊपर डिसइक्विलिब्रियम, इससे नीचे भी डिसइक्विलिब्रियम। तो ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो इस चीज का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर mu जो है वो 0 हो गया है। अब अगर इससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको पॉजिटिव में तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना है, हमेशा नेगेटिव में ही मिलेगा। मतलब आप नुकसान तो कर ही रहे थे, नुकसान तो यहीं से होना चालू हो गया था आपका। सेटिस्फेक्शन आपको उतना नहीं मिल रहा जितना आप पैसा खर्च करो, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव में जाने लगे, मतलब पैसे से ज्यादा भी और भी ज्यादा नेगेटिव में चले जाओगे आप उस चीज में, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। सो बाय ऑब्जर्विंग द शेड्यूल एंड ग्राफ वी कैन से दैट इफ अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट then the marginal utility derived from that unit is greater than the price, and because the marginal utility is greater than the price, that is known as the disequilibrium position, है ना। Whereas the 4th, 5th and 6th unit, when he consumes 4th, 5th and 6th unit, the same thing happens, but here the price is greater than marginal utility, so that position is also considered as disequilibrium. And on the 3rd unit, the price of that commodity and the marginal utility derived from that commodity is equals,
the both are equal, so therefore that position is known as equilibrium position. ये हो गया इसका क्या ऑब्जर्वेशन, 10-12 लाइन का आराम से लिख के आ सकते हैं हम, है ना। ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं, जो चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीज आपने यहाँ पे पढ़ी है वही की वही आपको ऑब्जर्वेशन में लिख के आना है, इसमें असम्पशन नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है that define consumers equilibrium in a single commodity, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे उसका स्टेटमेंट, if the consumer purchase a single commodity at a same price, then he will be in a equilibrium position when price matches its satisfaction level, which is MU. satisfaction level मतलब marginal utility, और इसको आप फॉर्मूले में पढ़ो तो MUX should be equals to PX, MUX PX के बराबर होना चाहिए, that will be your equilibrium position in a single commodity। फिर उसका बनाना शेड्यूल, फिर बनाना ग्राफ, और उसके बाद लिखना पूरा उसका ऑब्जर्वेशन। आराम से आपको 4 या 6 नंबर जितने का भी ये क्वेश्चन आता है आराम से उतने नंबर मिलेंगे। आ गई बात समझ में अच्छे से? ये कहलाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी। क्लियर है? आगे बढ़े। ये वाली जो नेक्स्ट वाली स्लाइड आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी इन अ टू कमोडिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम व्हेन टू कमोडिटीज आर देयर। ये रही आपके सामने वो वाली स्लाइड। चलिए, so consumers equilibrium in case of two commodities। जब consumer equilibrium in case of two commodities कैसे होगा? अब अगर एक से ज्यादा कमोडिटी है, 2 कमोडिटी है, अब consumer equilibrium कैसे आएगा? तो सबसे पहले पढ़ो भैया स्टेटमेंट, when there are two commodities। ठीक है सर, जब 2 कमोडिटी होगी तो consumer equilibrium derives, consumer equilibrium कहाँ derive होगा? when the ratio of marginal utility and price is equal, when the ratio of marginal utility and price of both the commodity, है ना, is equal। यहाँ पे both the commodity लिखना भूल गया मैं। when the ratio of marginal utility and price of both the commodity is equal, जब दोनों commodity की जो marginal utility और price है वो equal होना चाहिए। ठीक है, which is derived as MUX upon PX should be equals to MUY upon PY। कि यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो पहले वाले का दूसरे वाले के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो के बराबर होना चाहिए, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, टू कमोडिटी में इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आएगी? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ X कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ Y कमोडिटी। मतलब हमने एक ग्रुप बना दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ X कमोडिटी का, और दूसरा ग्रुप बना दिया मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ Y कमोडिटी का, और दोनों ग्रुप्स जब बराबर होंगे, दोनों ग्रुप्स का जो रेशियो है वो जब बराबर होगा, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पोजीशन एट अ टाइम ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 2-3 असम्पशन लेकर चलना है। 2 ही असम्पशन है बेसिकली। हमेशा ध्यान रखना प्राइस जो है X और Y कमोडिटी का ये हमेशा सेम होगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे कहीं पे भी देखो प्राइस नहीं लिखा है ना, चाहो तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। तो प्राइस जो है वो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। मतलब X कमोडिटी भी 10 रुपए की मिल रही है तो Y कमोडिटी भी 10 रुपए की ही मिलेगी, दोनों का प्राइस जो है वो सेम होगा। और दूसरा असम्पशन आपको ये मान के चलना है हमेशा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है X और Y की, ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे? घटते क्रम में ही रहेंगे। तो ये तो हमें मालूम है सर, है ना, ये तो हमने कईयों बार पढ़ा चुके हो आप, कईयों बार कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है, घटते क्रम में ही होती है। तो यहाँ भी देखो घटते क्रम में ही है। और पहला वाला क्या है असम्पशन कि प्राइस जो है वो X और Y कमोडिटी दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। X का भी अगर 10 रुपए है तो Y का भी 10 रुपए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि X का 20 रुपए Y का 10 रुपए, रेशियो चेंज हो जाएगा ना फिर तो, क्योंकि जब मैं रेशियो निकालने बैठूंगा यहाँ पे तो ये तो चेंज होते जाएंगे, तो बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए दोनों का जो प्राइस है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर प्राइस सेम होगा तो जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, यही इसके रेशियो बन जाएंगे 20:16, 14:12, 12:8, 7:5, 5:3, ये इसके रेशियोज भी बन जाएंगे। तो हमेशा प्राइस हमेशा सिमिलर होना चाहिए दोनों कमोडिटी का, और मार्जिनल यूटिलिटी घटते क्रम में होना चाहिए। ये 2 असम्पशन हो गए, ये स्टेटमेंट हो गया, ये उसका फॉर्मूला हो गया। ये शेड्यूल बना दिया मैंने 5 यूनिट कंज्यूम करे, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी, और ये प्राइस ऑफ X एंड Y कमोडिटी बोथ। हमने एक ही लिख दिया, चाहो तो 2 अलग-अलग लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं जाएगी। एक लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं जाएगी। क्लियर है? ये सब हमने कर दिया। इसका ग्राफ और बना लो, फिर अपन ऑब्जर्वेशन करें और खत्म करें। ग्राफ कैसे बनेगा? अब ग्राफ ध्यान से देखना भैया। ये तो बन गया पहली कमोडिटी का ग्राफ, 0 से स्टार्ट किया,
हमने पहली कमोडिटी कंज्यूम करी 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पे हमने लिख दिया कहाँ तक है भाई, 20 तक है ना। तो 20 तक है तो अपन ले लेते हैं 4 4 4 8 12 16 20, ये तो बन गया। इसका ग्राफ भी बना लेते हैं सर। तो इसका ग्राफ बनाने बैठेंगे तो पहले वाले पे 20, पहले वाले पे 20, दूसरे वाले पे 14, दूसरे वाले पे 14, इधर नहीं जाएगा 14, तीसरे वाले पे 12, तीसरे वाले पे 12 सर, ये आ गया 12, चौथे वाले पे 7, चौथे वाले पे 7, ये आ गया 7 सर, और पांचवे वाले पे 5, तो पांचवे वाले पे 5, इधर कहीं जाएगा। ठीक है सर, ये हमने बना भी दिया, इसको जोड़ देते हैं, है ना, और ये नीचे जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा। ये बन गया मेरा क्या, mu x। सर अब mu y कहाँ बनाएंगे, ये तो एक ही बन गया ना। आप ध्यान रखना बेटा, अगर ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, कौन सा कहाँ गया, ये आपका अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। तो अब इसका जस्ट उल्टा बनाना, कैसा, जस्ट उल्टा। x एक्सिस तो यही रहेगा, बट y एक्सिस कहां से बन जाएगा, एक ये नया y एक्सिस खुल जाएगा जिसको अपन बोलेंगे y डैश, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने y डैश नाम दे दिया। अब ये y एक्सिस हो गया और इसी वाले को x एक्सिस मान लेना, बस ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इसको ले आना यहां तक, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दो, इसको ऐसा गिन, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, 5 ही चीजें कंज्यूम करी हम। तो ये यहां पढ़ रहा है, वहीं पर ये नीचे वाला इधर पढ़ रहा है, क्लियर है, बेस दोनों का सेम रहेगा। यहां बना लो 16 तक है, 5 5 का डिफरेंस ले लेंगे, 5 10 15 20, है ना। वैसे तो कायदे से 4 4 का ही ले लेना चाहिए, 4 4 का ही ले लेते हैं, 4 8 12 16 और 20, ठीक। अब इधर से देख के बना दो, पहले वाले पे 16, पहले वाले पे 16, ये हो गया पहले वाले पे 16, दूसरे वाले पे 12, दूसरा वाला कहाँ, ये है, दूसरे वाले पे 12 सर, तीसरे वाले पे 8, तीसरे वाले पे 8 8 कहीं जाएगा यहाँ पे, चौथे वाले पे 5, चौथे वाले पे 5, इधर कहीं मान लो, और पांचवे वाले पे 3, पांचवे वाले पे 3 यहाँ पे मान लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से ऐसा, ये हो जाएगा mu y, इसको नीचे ले आते हैं इधर तक। अब देखो ये बन गया mu x और mu y, एक ही ग्राफ में दोनों बनाए, बस mu y को कहां से स्टार्ट किया, मतलब y कमोडिटी को कहां से स्टार्ट किया, यहां से, और x कमोडिटी को कहां से स्टार्ट किया, x कमोडिटी को स्टार्ट किया इधर से। एक ही ग्राफ पे दोनों बनाने हैं। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, उसने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी व्हेन mu x upon px should be equals to mu y upon py। ये तो हो गया, mu x और mu y दोनों बराबर कहां है सर, ये एक पोजीशन है, यहाँ पे दोनों बराबर, तो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर mu x upon px is equals to mu y upon py होगा हमेशा। तो ये जो पोजीशन कहलाएगी, ये पोजीशन क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी। क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तीसरे पॉइंट पर गिर रही है सर, हाँ सर ये तीसरे पॉइंट पर गिर रही है, तो हम इसको मान लेते हैं हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर 12 और 8 है, mu x और mu y जो है वो दोनों अलग अलग है, देन ऑल्सो इट इज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ, क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ mu x और mu y को देख रहे हो, अपने को क्या देखना है, mu x upon px upon mu y upon py। इसको जब आप 10 10 से जो भी उसका प्राइस रहेगा उससे जब आप डिवाइड करोगे और रेशियोज निकालोगे, देन इट विल बिकम इक्वल। सो दिस इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ टू कमोडिटी। अब ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्वेशन में आपको देखने को मिल रहा है दैट वी ऑब्जर्व दैट बाय सीइंग ग्राफ एंड शेड्यूल that equilibrium position is derived on a third position because the mu-x curve and mu-y curve intersect each other at a point this, at a point A। अपन नाम दे देते हैं इसको point A। They both intersect each other at a point A, which is our equilibrium point।
जो कि हमें क्या शो कर रहा है, शोज अस MUX upon PX is equals to MUY upon PY at this point because here the ratios of both the commodities are equal. यहाँ पे जो रेशियो है दोनों कमोडिटी के वो क्या है, इक्वल है. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ टू कमोडिटी. क्लियर है? बस यही थे ये दोनों टॉपिक, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी. यहाँ पर होता है ये वाला टॉपिक खत्म. कार्डिनल अप्रोच भी यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट वाली वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, मतलब वहां पे अपन पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रैंक. यहाँ हम पढ़ रहे थे यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स. क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स. क्लियर है? सो ये वाली वीडियो रखते हैं यहीं तक. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ. ये वाला टॉपिक जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा टिपिकल था समझने के लिए. बार बार वीडियो देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा. टिल देन थैंक यू सो मच गाइस. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th क्लास एग्जाम्स. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. Thank you so much.